इन्वेस्टर्स के बीच डिफेंस स्टॉक्स को लेकर काफी एक्साइटमेंट है, लेकिन क्या ग्राउंड पे भी इंडिया की डिफेंस रेडीनेस उसी स्पीड से अपग्रेड हो रही है? विंड एनर्जी, जिसे हम क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का फाउंडेशन मानते हैं, उसमें अब गवर्नमेंट ने फॉरेन प्लेयर्स को एक नई रेड लाइट दिखा दी है। बट व्हाई नाउ? और रिलायंस, जिसका नाम आप ऑयल, रिटेल और टेलीकॉम इन सब से जोड़ते हैं, अब आउटर स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, एक सैटेलाइट सर्वेलेंस स्टार्टअप के थ्रू। बट हाउ डज दैट फिट इनटू इट्स एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। आज हम बात करेंगे 3 सेक्टर्स की, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और स्पेस टेक, जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि इंडिया के अगले 5 सालों के इकोनॉमिक आर्किटेक्चर का फाउंडेशन बन सकते हैं। लेट्स डाइव इन। लास्ट क्वार्टर तक इंडिया के डिफेंस स्टॉक्स में क्रेजी रैली देखने को मिल रही थी। 2025 के शुरू होने के बाद से ही इस सेक्टर का इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 16.5% ऊपर गया है। HAL, भारत डायनामिक्स, पारस डिफेंस, सबके शेयर्स ने इन्वेस्टर्स को सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं। बट हियर इज अ क्वेश्चन, जब स्टॉक्स रॉकेट बन रहे हैं तो एक्चुअल रॉकेट्स और फाइटर जेट्स टाइम पे क्यों नहीं बन रहे? सी, 1 जनवरी को डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला था कि 2025 विल बी द ईयर ऑफ रिफॉर्म, हाईटेक मिलिट्री, फास्टर प्रोक्यूरमेंट, मोर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ प्रॉमिस किया गया था। पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मली किक्ड ऑफ मिड ईयर, जब डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी कि DAP 2020 का रिव्यू शुरू हुआ। दैट्स द ऑफिशियल रूल बुक जिसके थ्रू इंडिया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए नए इक्विपमेंट खरीदता है। अभी डिफेंस इंडस्ट्री में 2 साइडेड प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो प्रोक्यूरमेंट, एक वेपन को ऑफिशियली अप्रूव करके उसे ग्राउंड पे डिप्लॉय करने में करीब 6 साल लग जाते हैं। खुद डिफेंस सेक्रेटरी ये कहते हैं कि दिस इज 3 टाइम्स लॉन्गर दैन इट शुड टेक। और दूसरी साइड प्रोडक्शन और डिलीवरी भी जाम है। HAL इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स बनाता है, बट अभी वो तेजस MK1 जेट्स की डिलीवरी देने में 2 साल लेट है। लेकिन नाउ गवर्नमेंट इज ओपनिंग अप मैन्युफैक्चरिंग टू प्राइवेट प्लेयर्स टू ईज द लोड ऑन HAL, और प्राइवेट प्लेयर्स को भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री मिल गई है। बट अभी ये देखना होगा कि डिलीवरी टाइम इंप्रूव होता भी है या फिर नहीं। अब प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री से यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। पहले तो कि कई लिस्टेड कंपनीज डिफेंस कंपनी की तरह अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। इनका एक्चुअल डिफेंस रेवेन्यू हम देखें अगर तो बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम, ऑफिशियली ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, लेकिन अब ड्रोन्स बनाने की भी बात कर रही है। बट अभी तक ड्रोन्स मास प्रोड्यूस करे बिना ही सिर्फ ये डेवलपमेंट से इनका स्टॉक सिग्निफिकेंटली ऊपर गया है। ऑन द फ्लिप साइड, कुछ रियल डिफेंस प्लेयर्स भी हैं, बट इनका मोस्टली रेवेन्यू इंडिया से नहीं फॉरेन कंट्रीज से आता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉनबो इमेजिंग आर्म्ड फोर्सेस के लिए इमेजिंग सिस्टम्स बनाते हैं। ये US और इजराइल जैसी आर्मीज को एडवांस्ड इमेजिंग सिस्टम्स एक्सपोर्ट करते हैं और इनका 60% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। सो बॉटम लाइन ये है कि डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ रियल है, लेकिन रिफॉर्म्स को किक इन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लैग है। ऑल्सो हर स्टॉक रैली का मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी एक्चुअली कॉम्बैट रेडी है। तो डिस्पाइट फेवरेबल आउटलुक फॉर डिफेंस सेक्टर, अब कंपनी स्पेसिफिक फंडामेंटल्स देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी स्टोरी में इंडिया ने विंड टर्बाइन इक्विपमेंट मेकर्स के लिए एक नया रूल लॉन्च किया है, बेसिकली सेइंग गो लोकल और गो होम। अब अगर किसी कंपनी को इंडिया में विंड टर्बाइन लगाने हैं तो ब्लेड्स, टावर्स, गियर बॉक्सेस, जनरेटर्स, बेयरिंग्स, सारे कोर कंपोनेंट्स उन्हें सिर्फ अप्रूव्ड इंडियन वेंडर से ही लेने पड़ेंगे। दिस इज एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक लिमिटेड नहीं है, टर्बाइन डेटा भी अब सिर्फ इंडिया में ही स्टोर होगा। ऑपरेशनल डेटा को रियल टाइम में आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर करना अब अलाउड नहीं होगा। कंट्रोल सेंटर्स और R&D हब्स भी अब 1 साल में इंडिया के अंदर ही चाहिए होंगे। इसमें ना साइबर सिक्योरिटी का एंगल भी है। अगर विंड टर्बाइन किसी रिमोट सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो रहा है जो किसी और कंट्री में है, तो इसका इंडिया की नेशनल ग्रिड पे काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है। सो नाउ इंडिया इज सेइंग नोप, वी टेक कंट्रोल बैक होम। ये एनर्जी सॉवरेनिटी के लिए एक बोल्ड मूव है। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बनाने का इंडिया का टारगेट है। अभी हम 235 गीगावाट पे हैं। सो अगर हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में कैपेसिटी को डबल करना है तो हमारा इंटरनल सप्लाई चेन भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, एंड दैट इज द गोल। ये पॉलिसी सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड, अडानी ग्रीन एनर्जी जैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए एक सॉलिड बूस्ट हो सकता है।
ऑन द अदर हैंड, चाइना की एनविजन ग्रुप जैसे फॉरेन कंपनीज के लिए ये एक बिग रोड ब्लॉक बन सकता है। इंडस्ट्री में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सडन इंप्लीमेंटेशन से कॉस्ट बढ़ सकती है कंपनीज के लिए और कुछ बॉटल नेक्स भी आ सकते हैं, स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स पार्ट्स जैसे कि कन्वर्टर्स एंड गियर बॉक्सेस। बट लॉन्ग टर्म में दिस पॉलिसी मेक सेंस। अब हम सिर्फ रिन्यूएबल फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, बल्कि सेल्फ रिलायंट रिन्यूएबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो विंड सेक्टर की हवा अब नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी की तरफ जा रही है, बट इसके इंप्लीमेंटेशन से अब विंड सेक्टर की कंपनीज पे क्या इंपैक्ट होगा, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। रिलायंस काफी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसमें अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए काफी पॉपुलर है, राइट? एंड नाउ इट इज एक्सप्लोरिंग अनदर स्ट्रेटेजिक सेक्टर एंड दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, लिटरली। As per the reports, Reliance Industries एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप दिगंतारा में $50 मिलियन यानी कि लगभग 430 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाली है। ये स्टार्टअप अपने खुद के सैटेलाइट से स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और सर्वेलेंस का काम करता है। रिसेंटली कंपनी ने सैटेलाइट लॉन्च किया जो कि स्पेस डेब्री ट्रैक करता है। बेसिकली अर्थ के ऑर्बिट में छोटे मोटे वेस्ट पार्टिकल्स को ये मॉनिटर करता है जो कि ऑर्बिट में रहे सैटेलाइट्स के लिए काफी डेंजरस हो सकते हैं। अभी ये स्टार्टअप इंडिया और यूएस की डिफेंस एजेंसीज को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दिगंतारा ने अभी तक 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और 2026 तक 12 से 13 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स लॉन्च करने का इनका प्लान है। अब क्वेश्चन ये है कि रिलायंस इकोसिस्टम में ये कैसे फिट होता है? देखिए, रिलायंस पिछले कुछ सालों से अपने आप को टेक लेड कॉन्ग्लोमरेट में बदल रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में उनका इन्वेस्टमेंट उनके टेलीकॉम इंफ्रा को भी काफी सपोर्ट करेगा। ऑलरेडी रिलायंस जियो से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को पुश कर रहा है, प्लस इस सेक्टर में रिलायंस की एंट्री काफी स्ट्रेटेजिक भी है। थिंक अबाउट इट, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जियोपॉलिटिक्स, सर्वेलेंस और नेशनल सिक्योरिटी स्टेक पे होती है। अगर दिगंतारा यहां पर सक्सेसफुल होता है तो रिलायंस के पास एक हाई आईपी, हाई मार्जिन टेक वर्टिकल हो सकता है। दूसरी तरफ रिलायंस की कैपिटल मसल दिगंतारा के लिए गेम चेंजर भी हो सकती है। फंड रेजिंग की टेंशन अब उन्हें नहीं होगी और जियो इकोसिस्टम का डायरेक्ट बेनिफिट और क्रेडिबिलिटी दोनों मिलेगी। लेकिन पिक्चर में थोड़ा रिस्क भी है। मोस्ट लाइकली ये हाई इन्वेस्टमेंट सेक्टर होने की वजह से स्टार्टअप फिलहाल लॉस कर रहा होगा। प्लस स्पेस टेक पॉलिसी हैवी और ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर है, तो इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म और अनसर्टेन होंगे। बॉटम लाइन ये है कि ये इन्वेस्टमेंट एक फ्यूचरिस्टिक प्ले है। रिलायंस यहां से शॉर्ट टर्म पैसा नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इंफ्रा डोमिनेंस देख रहा है। टेलीकॉम, डिफेंस, सैटेलाइट डेटा सब कुछ इंटरकनेक्टेड होते जा रहे हैं एंड क्लियरली फॉर रिलायंस स्काई इज नॉट द लिमिट एनीमोर। दैट्स इट देन। एक तरफ हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में रियल रिफॉर्म्स किक स्टार्ट हो रहे हैं, पर प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट अभी भी टाइम ले रहे हैं। स्टॉक रैली से पहले ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया ने एक बोल्ड स्टांस लिया है। ग्लोबल कंपनीज के लिए रेड लाइट, मगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए ग्रीन। ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के फाउंडेशन का हिस्सा बन सकता है। और थर्डली, रिलायंस का दिगंतारा में प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ये बताता है कि बिग कॉर्पोरेट्स भी अब सैटेलाइट डेटा और नेशनल सिक्योरिटी को अगली बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मानते हैं। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगी? Let us know in the comments. See you in the next video. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.